1740 से लेकर 1956 तक। इसके अंदर इकाई फर्स्ट के अंदर है यूरोपीय जातियों के आगमन से, यानी कैसे भारत के अंदर यूरोपीय जातियों का आगमन हुआ। उस भारत यानी जब यूरोपीय जातियां भारत के अंदर आई उस समय भारत की राजनीतिक व आर्थिक स्थिति कैसी थी, यानी क्या भारत राजनीतिक तौर तरीके से संपन्न था या आर्थिक अर्थव्यवस्था भारत की कैसी थी, यहां तक पहले टॉपिक में पढ़ेंगे। फिर दूसरा, बंगाल में अंग्रेजी सत्ता का विस्तार, यानी बंगाल जो राज्य था उसके अंदर कैसे अंग्रेजी सत्ता का विस्तार हुआ, कौन सर्वप्रथम यहाँ अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना करने वाला था। फिर उसके बाद में कैसे पलासी और बक्सर का युद्ध हुआ, यानी कैसे पलासी और बक्सर का युद्ध हुआ और उस युद्ध के क्या परिणाम निकले। फिर 1772-73 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, यानी जो प्रशासनिक सुधार किए गए थे अंग्रेजों द्वारा वो। फिर क्षेत्रीय शक्तियों का उत्थान, यानी यहाँ की जो रहने वाली क्षेत्रीय शक्तियां थी उसका उत्थान, जैसे मैसूर, पंजाब, अवध, जैसे मैसूर, पंजाब, अवध, तो अवध इनका, मैसूर, पंजाब तथा अवध इनका अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष, यानी इन्होंने यहाँ पर अंग्रेजों का संघर्ष किया और कैसे अंग्रेजों ने उसको दबाव में डालकर अपने ब्रिटिश साम्राज्य में उसका विलय कर लिया था। अब बीए फाइनल की जो इतिहास की छात्राएं हैं उनके लिए अब इकाई फर्स्ट का जो हम पहला प्रश्न करने जा रहे हैं वो यही है कि भारत के अंदर कैसे यूरोपीय जातियों का आगमन हुआ और यूरोपीय जातियों के आगमन से भारत की राजनीतिक और आर्थिक अर्थव्यवस्था को क्या प्रभाव पड़ा। भारत के अंदर जो यूरोपीय शक्तियों का आगमन हुआ उसके अंदर भारत की राजनीतिक व आर्थिक स्थिति कैसी थी, यानी कैसे भारत के अंदर राज्यों के अंदर राजाओं का शासन था और कैसी उसकी नीतियां चलती थी, यानी कैसी राजनीतिक स्थिति थी और कैसे भारत के अंदर आर्थिक अर्थव्यवस्था थी उस समय जब भारत के अंदर यूरोपीय शक्तियों का आगमन हुआ था, कैसी थी, वर्णन कीजिए। पहला प्रश्न हमारा छात्रों यही है, वर्णन कीजिए। अब देखो, वर्णन कीजिए। अब देखो, जब भारत के अंदर यूरोपीय शक्तियां आई उस समय भारत के ऊपर, यानी उस समय भारत, यानी जब भारत के अंदर यूरोपीय शक्तियां आई उस समय भारत के अंदर जो साम्राज्य था, यानी उस समय भारत के अंदर जो साम्राज्य था वो था मुगलों का। यानी उस समय भारत के अंदर जैसे जैसे यूरोपीय शक्तियां आना प्रारंभ हुआ, कब, 1740 से लेकर 1956 का जो इतिहास है वो इस किताब के अंदर पढ़ेंगे, इस पुस्तक में पढ़ेंगे। इकाई फर्स्ट के अंदर क्या है, मुगल, यानी कैसे भारत के अंदर मुगलों का आगमन हुआ, यानी जब यूरोपीय शक्तियां भारत के अंदर आ रही थी, यानी अपने यहाँ पांव पसार रही थी, उस समय भारत के अंदर जो सबसे बड़ा साम्राज्य था वो था मुगलों का। और उस समय मुगलों का जो साम्राज्य था, मुगलों का जो साम्राज्य था, मुगलों का साम्राज्य था और उस समय जैसे ही उस समय यहाँ का शासक था औरंगजेब, उस समय यहाँ का शासक था औरंगजेब। और जब 1707 के अंदर औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, क्या, 1707 के अंदर जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है उस समय तक भारत एक, औरंगजेब से पहले भारत एक धन संपन्न राज्य था। क्यों? क्योंकि बाहरी शक्तियों के आगमन से पहले 1707 तक यहाँ मुगलों का साम्राज्य था और भारत की आर्थिक अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी थी। लेकिन जैसे ही औरंगजेब की 1707 में मृत्यु होती है, औरंगजेब की जैसे ही 1707 में मृत्यु हो जाती है, उसके औरंगजेब की मृत्यु के बाद में औरंगजेब के उत्तराधिकारियों में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं आया जो इन यूरोपीय शक्तियों का सामना कर सके तथा भारतीय अर्थव्यवस्था को, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था जो बिगड़ती जा रही थी उसको, यानी यहाँ संभाल सके। इसी कारण कैसे भारत के अंदर, अब देखो यूरोपीय जो शक्तियां भारत के अंदर आने वाली कौन कौन सी थी। सर्वप्रथम भारत के अंदर पुर्तगाली आएंगे। कौन आएंगे? पुर्तगाली। सर्वप्रथम भारत के अंदर पुर्तगाली आएंगे। पुर्तगालियों के बाद में डच। कौन कौन सी यूरोपीय शक्तियां भारत के अंदर आई? पहले पुर्तगाली, फिर डच आए, फिर अंग्रेज, फिर फ्रांसीसी, फिर अंग्रेज और फिर फ्रांसीसी। ये विदेशी जातियां भारत के अंदर आई और उन्होंने अपने यहाँ भारत के अंदर आकर के अपने व्यापार एवं बड़े बड़ी कंपनियां स्थापित की। अब देखो पुर्तगालियों में सर्वप्रथम आने वाला 27 मई, पुर्तगालियों के अंदर सर्वप्रथम आने वाला 27 मई 1498 को
वास्को डी गामा पहुंचा था। वास्को डी गामा पहुंचा था। 27 मई 1498 को भारत के अंदर आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? वास्को डी गामा भारत के अंदर आया और इसी वास्को डी गामा भारत के अंदर कालीकट के तट पर पहुंचा था। कालीकट के तट पर आया था। कालीकट के तट पर आया था। अब देखो सर्वप्रथम भारत के अंदर यूरोपीय जातियां पुर्तगाली आए, फिर उसके बाद में डच। ये डच जो जाति थी ये आने वाली थी हॉलैंड से। फिर उसके बाद में कैसे भारत के अंदर अंग्रेजों का आगमन हुआ और कैसे फ्रांसीसी भारत के अंदर आए। अब पुर्तगाली आए, फिर उसके बाद में डच के लोग यानी हॉलैंड के जो कंपनी यहाँ अंग्रेज थे वो आए, फिर अंग्रेज और फिर उसके बाद में फ्रांसीसी। इस तरह धीरे धीरे ये व्यक्ति आते गए, यहाँ यूरोपीय जातियों का आगमन होता गया। और उस समय जो भारत की राजनीतिक स्थिति एवं आर्थिक स्थिति कैसी थी? क्योंकि उस समय भारत के संपूर्ण साम्राज्य पर मुगलों का आधिपत्य था। और 1707 में जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, औरंगजेब की मृत्यु के बाद में मुगलों के अंदर ऐसा कोई राजा नहीं आया था जो इन अंग्रेजों का सामना कर सके तथा भारत की बिगड़ती हुई अर्थव्यवस्था को भारत के अंदर इन बिगड़ती हुई अर्थव्यवस्था को सुधार सके। फिर अब देखो प्रश्न हमारा क्या है? यूरोपीय शक्तियों का आगमन। देखो जब भारत के अंदर यूरोपीय शक्तियां यहां अपने पांव पसार रही थी, उस समय भारत के अंदर यानी दुर्बल मुगलों का साम्राज्य था। यानी 1707 से पहले मुगल औरंगजेब से पहले बहुत अच्छा साम्राज्य था। तो अब देखो भारत के अंदर जो यूरोपीय शक्तियां आई, इसके आगमन से भारत की राजनीतिक, तो पहला पॉइंट पढ़ेंगे हम, यूरोपीय शक्तियों के आगमन से भारत की राजनीतिक यानी भारत के अंदर जो राजनीतिक अर्थव्यवस्था थी वो कैसी थी, किस समय किसका उस समय शासन था और आपस में किस तरह इनके झगड़ने से कैसे नई शक्तियां नए साम्राज्यों का निर्माण हुआ वो। तो देखो छात्राओं बढ़िया है। अब देखो यूरोप पहली यानी जो बीए फाइनल क्लास की जो लड़कियां हैं इतिहास की, उसमें जो पहला जो पेपर है उसमें आधुनिक भारत का इतिहास, यानी आधुनिक का मतलब जो वर्तमान में अब तक चल रहा है, कब से कब तक पढ़ा, 1740 से लेकर 1956 तक। यानी 1956 तक जब भारत का जब पुनर्गठन किया गया था उस समय तक हम पढ़ेंगे। तो अब देखो यूरोपीय जातियों के आगमन के समय भारत की जो राजनीतिक स्थिति थी वो कैसी थी? तो पहला 1 नंबर यानी भारत की राजनीतिक स्थिति, पहला टॉपिक क्या है? भारत की राजनीतिक स्थिति। भारत की राजनीतिक स्थिति कैसी थी, यानी क्या चल रहा था उस समय भारत की राजनीति के अंदर, किन का यहाँ साम्राज्य था और उन साम्राज्य की स्थितियों में कैसी उनकी धारणाएं थी। तो पहला है मुगल, यानी जो भारत के अंदर राजनीतिक स्थिति थी उसमें पहला पॉइंट है मुगलों का पतनोन्मुख। पहला क्या है? मुगलों का पतनोन्मुख। कैसे? पहला जो इसके अंदर पॉइंट है वो है मुगलों का पतनोन्मुख, यानी कैसे औरंगजेब के बाद में मुगलों का पतन होना प्रारंभ हो गया था और इस पतन के बाद में कैसे यूरोपीय यानी जो जातियां थी वो भारत के अंदर आ गई। वैसे औरंगजेब से पहले भी कुछ यानी सर्वप्रथम जो भारत के अंदर अंग्रेज आया यानी पुर्तगाली, उसके बाद जो अंग्रेज आया था वो आया था 1615 के अंदर टॉमस रो भारत के अंदर आया था, जो जेम्स प्रथम का एक राजदूत था इंग्लैंड। और ये जहांगीर के शासनकाल में यहाँ भारत में आया था। जहांगीर के शासनकाल में यहाँ भारत में, जहांगीर के शासनकाल में भारत में इनका आगमन हुआ था। किसके शासनकाल में? जहांगीर के शासनकाल में भारत के अंदर इनका आगमन हुआ था 1615 के अंदर। तो अब देखो कैसे भारत की जो राजनीतिक स्थिति थी वो कैसी थी। अब देखो राजनीतिक स्थिति में पहला पॉइंट है मुगलों का पतन। अब देखो मुगलों का पतन कब प्रारंभ हुआ? 1707 के अंदर जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। 1707 के अंदर मृत्यु किसकी हो जाती है? औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद में ऐसा कोई मुगल उत्तराधिकारी नहीं था जो इस मुगलों के जो पतन को रोक सके, यानी जो मुगलों का जो पतन हो रहा था उस पतन को रोक सके। अब देखो इसके बाद में मुगल साम्राज्य के पतनोन्मुख 1707 में जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, तो औरंगजेब की मृत्यु
औरंगजेब की मृत्यु के बाद में लगभग मुगलों का पतन प्रारंभ हो गया था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद में अब देखो, जैसे ही औरंगजेब की 1707 में मृत्यु होती है, उसके बाद में इसके जो उत्तराधिकारी थे, उस उत्तराधिकारी संघर्ष शुरू हो गया था। उत्तराधिकारी संघर्ष शुरू हो गया था और इस संघर्ष में औरंगजेब के बाद में जो गद्दी पर बैठा था वो था मुहम्मद शाह। कैसे मुगलों के पतन में, कैसे फिर उसके बाद में मुहम्मद शाह के बाद में जहांदर शाह गद्दी पर बैठा। यानी फिर औरंगजेब की मृत्यु के बाद में मुहम्मद शाह, जहांदर शाह और उसके बाद में फर्रुख सियर गद्दी पर बैठा। फिर उसके बाद में फर्रुख सियर गद्दी पर बैठा और उसके बाद में फर्रुख सियर और मोहम्मद साहब दिल्ली की गद्दी पर बैठे। यानी मोहम्मद शाह, जहांदर शाह, फर्रुख सियर और फिर मोहम्मद शाह दिल्ली की गद्दी पर आसीन हुए। यानी जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है 1707 में, उसके बाद में मोहम्मद शाह, जहांदर शाह, फर्रुख सियर, यानी ये आगामी जो मुगल शासक थे वो फिर मोहम्मद शाह दिल्ली की गद्दी पर आसीन हुए। लेकिन इनमें से ऐसा कोई योग्य शासक नहीं था जो इस मुगलों के पतन को रोक सके। मोहम्मद शाह ने, अब देखो इसके अंदर ये थोड़ा मोहम्मद शाह था और ये मोहम्मद शाह। अब देखो ये मोहम्मद शाह 1719 से लेकर 1743 तक यानी इस मोहम्मद शाह ने 1719 से लेकर 1743 तक शासन तो किया था। 1719 से लेकर 1743 तक शासन तो किया था, लेकिन ये मुगलों का जो पतन हो रहा था उस पतन को यह नहीं रोक पाया था। मोहम्मद शाह 1719 से 1743 तक जो मुगलों का पतन था उसको नहीं रोक पाया था। तो पहला भारत की उस समय जो राजनीतिक स्थिति थी उसका, यानी राजनीतिक स्थिति गिरने का क्या कारण था, तो पहला पॉइंट था मुगलों का पतनोन्मुख। यानी कैसे औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है और औरंगजेब की मृत्यु के बाद में उसके जो उत्तराधिकारी थे मोहम्मद शाह, जहांदर शाह, फर्रुख सियर, मोहम्मद शाह, ये सभी कोई भी ऐसा राजा यानी दिल्ली की गद्दी पर आसीन तो हुए थे लेकिन मुगलों के पतन को नहीं रोक पाए। फिर इसके अंदर जो दूसरा पॉइंट आएगा, यानी पहला राजनीतिक स्थिति में पहला पॉइंट मुगलों का पतनोन्मुख होना, यानी कैसे मुगलों का पतन हुआ। दूसरा पॉइंट है भारत के ऊपर नादिर शाह का आक्रमण। नादिर शाह का आक्रमण 1739। अब देखो कैसे मुगलों का धीरे धीरे पतन हो रहा था। उस समय भारत के अंदर जो बाहरी जातियां थी यानी बाहरी शक्तियां थी वो भारत के अंदर आक्रमण करने लगी। उस समय नादिर शाह का आक्रमण 1739 के अंदर ईरान एक जगह है, ईरान, और ईरान के राजा यानी नादिर शाह ने भारत के अंदर आक्रमण किया और आक्रमण कहां पर किया था? दिल्ली पर आक्रमण किया। तो उस समय भारत के अंदर कहने को तो 1862 तक शासनकाल था, वहां तक तो यानी 1862 का काल था, वहां तक मुगलों का शासन था, लेकिन इनका मुगलों का शासनकाल था वो नाम मात्र का रह गया था। इस कारण नादिर शाह ने भारत के ऊपर आक्रमण किया 1739 के अंदर, और इसने यानी 1739 के अंदर नादिर शाह का आक्रमण हुआ और नादिर शाह ने इन्हीं मुगलों की दुर्बलताओं यानी आपसी संघर्ष का फायदा उठाते हुए भारत पर आक्रमण किया और उसने मोहम्मद शाह परसम, अब उसने क्या किया, जब यहां भारत के अंदर नादिर शाह का जब आक्रमण होता है उस समय दिल्ली की गद्दी पर, उस समय यानी जब नादिर शाह का आक्रमण होता है उस समय दिल्ली की गद्दी पर मोहम्मद शाह प्रथम आसीन था और इस नादिर शाह ने मोहम्मद शाह प्रथम को पराजित किया तथा दिल्ली पर अपना अधिकार कर लिया। नादिर शाह
ने मोहम्मद शाह प्रथम जो एक मुगल शासक था उसके ऊपर अपना आक्रमण किया तथा आक्रमण में उसको पराजित करके उनके साथ युद्ध करके मोहम्मद शाह को पराजित किया तथा दिल्ली पर अधिकार कर लिया मोहम्मद शाह को। तथा जब यह दिल्ली के अंदर भयंकर लूटपाट मचाकर वापिस जा रहा था उस समय यह 40 लाख रुपए चांदी सोना आदि भारत से लूटकर यहां से चला गया। तो भारत की जो राजनीतिक स्थिति, जब भारत के अंदर यूरोपीय जातियों का आगमन हुआ, कैसे विदेशी जातियां भारत के अंदर आई और उन्होंने अपने पांव जमा लिए थे, तो उसके अंदर पहला जो पॉइंट था वो था मुगलों का पतनोन्मुख होना, यानी कैसे औरंगजेब के बाद में मुगलों का पतन हो गया और कैसे विदेशी जातियों ने यहाँ अपनी छाप छोड़ी और कैसे यहाँ भारत के अंदर अपने पद स्थापित किए। दूसरा है नादिर शाह का आक्रमण, यानी 1740 के अंदर ईरान का एक शासक था जिसका नाम था नादिर शाह, और नादिर शाह ने 1739 के अंदर दिल्ली पर आक्रमण किया और उस समय दिल्ली का राजा कौन था? मोहम्मद शाह फर्स्ट, जो एक मुगल राजा था। लेकिन इन दोनों के बीच में भयंकर युद्ध और इस युद्ध में मोहम्मद शाह पराजित हो जाता है। इस युद्ध के अंदर मोहम्मद शाह पराजित हो जाता है और विजय किसकी होती है? नादिर शाह की विजय हो जाती है। और नादिर शाह यहाँ भयंकर लूटपाट करके और भयंकर लूटपाट करता है तथा इस लूटपाट के बाद में हम कह सकते हैं भी मोहम्मद शाह प्रथम के बाद में पूर्ण रूप से मुगलों का पतन होना प्रारंभ हो गया है। उत्तराधिकारी राज्यों का उत्थान, क्यों? क्योंकि मुगलों का राज्य दुर्बल हो चुका था, इस कारण यानी उत्थान या उदय उत्तराधिकारी राज्यों का, यानी जब मुगलों के अंदर जब औरंगजेब का शासनकाल था उस समय ये जो लोग थे यहाँ ये जब मुगलों के अधीन थे, लेकिन जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है और नादिर शाह का भारत पर आक्रमण होता है, उसके बाद में ये जो उत्तराधिकारी राज्य थे यानी जो पहले मुगल साम्राज्य के अधीन थे, उन्होंने अपना वर्चस्व स्थापित करना शुरू कर दिया तथा इन्हीं उत्तराधिकारी राज्यों का उत्थान प्रारंभ हुआ। इन राज्यों के अंदर कैसे कौन कौन से राज्यों ने उत्थान अपना किया और कौन कौन से राज्य अपनी नई स्वतंत्र राज्य की स्थापना की, उसके अंदर उत्तराधिकारी राज्यों के अंदर पहला राज्य कौन सा है? हैदराबाद। यानी उत्तराधिकारी राज्यों के उत्थान के अंदर यानी उत्तराधिकारी जो राज्य से आपस में संघर्ष के कारण ये सब हुए थे, उसके अंदर पहला जो राज्य था वो था हैदराबाद। अब देखो हैदराबाद दक्षिणी भारत का एक राज्य था। किसका? दक्षिणी भारत का, जो वर्तमान में आंध्र प्रदेश और इस तेलंगाना की संयुक्त राजधानी है। उस समय दक्षिणी भारत का एक साम्राज्य था और इस दक्षिणी भारत के साम्राज्य के यानी इस उत्तराधिकारी राज्यों के उत्थान में, यानी जो आपस में उत्तराधिकारी राज्य के लिए लड़ रहे थे, उस समय जो हैदराबाद एक नई रियासत के रूप में उभर कर आई, इसका संस्थापक यानी हैदराबाद जो इसका संस्थापक था कौन था? चिनकिलीज का संस्थापक करने वाला व्यक्ति कौन था? यानी हैदराबाद की जो स्वतंत्र राज्य की स्थापना करने वाला व्यक्ति कौन था? चिनकिलीज खां। और चिनकिलीज खां था और ब्रैकेट में दूसरा इसका नाम था निजाम उल मुल्क। दूसरा जो राज्य की स्थापना करने वाला जो दूसरा इसका नाम क्या था? निजाम उल मुल्क। इस निजाम उल मुल्क ने अपने क्षेत्रीय राज्यों पर अपने आक्रमण किए तथा उन आक्रमणों के कारण इन्होंने दक्षिणी भारत के अंदर अपना वर्चस्व स्थापित किया तथा 1724 के अंदर चिनकिलीज खान ने 1724 के अंदर इस साम्राज्य की स्थापना की। चिनकिलीज 1724 के अंदर जो हैदराबाद राज्य था इसकी स्थापना की। कितने में? 1724 के अंदर साम्राज्य की स्थापना की तथा इस सूबे के अंदर अपना एक सूबेदार नियुक्त किया और वह जिस व्यक्ति को इसने अपने यानी निजामुल मुल्क जिन्होंने हैदराबाद राज्य को स्वतंत्र राज्य की स्थापना के रूप में उभार कर ले गए तथा उस राज्य 1724 के अंदर सूबेदार नियुक्त किया। मुगल सूबेदार था उसने, यानी यहाँ जो अंग्रेजों यानी मुगलों के काल में यहाँ जो मुगल वो था मुबारिक खां। यानी कौन आसीन था उस समय? मुबारिक खां को, यानी निजामुल मुल्क ने इस मुबारिक खां को पराजित किया तथा भारत के अंदर एक नए राज्य की स्थापना की और वो राज्य कौन सा था? हैदराबाद। ठीक है बच्चों, यहां तक बढ़िया हुआ। उत्तराधिकारी राज्यों का उत्थान 1724 में साम्राज्य और उस समय मुगलों द्वारा जो अपना वहां एक सूबेदार उस सूबे या प्रांत के अंदर वो कौन था? मुबारिक खां। इस मुबारिक खां को
चिनकिलीज खां या निजामुल मुल्क ने पराजित किया तथा भारत के अंदर एक नए राज्य की स्थापना की। वो कौन सा था? हैदराबाद। एक नंबर था हैदराबाद। हैदराबाद हमने अच्छी तरह पढ़ लिया। दूसरा जो राज्य था, दूसरा जो पॉइंट है वो था अवध। दूसरा पॉइंट कौन सा है? अवध। अब देखो, हैदराबाद जब राज्य की स्थापना हो गई तब इसके आस पड़ोस के जो राज्य थे उन्होंने भी अपने को स्वतंत्र करना चाहा। उन्होंने भी अपने को स्वतंत्र करना चाहा। और ये जो अवध था, इस अवध का संस्थापक, स्वतंत्र संस्थापक था सआदत खां। सआदत खां कौन था? अवध जो राज्य था, अवध पहले ये मुगलों के अधीन था, लेकिन इस क्षेत्रीय यानी राजनीतिक जो स्थिति थी उसमें क्षेत्रीय अवध, और अवध का उस समय संस्थापक कौन था? सआदत खां। सआदत खां ने अवध की स्थापना की तथा 1772 में मुगल साम्राज्य ने अवध का सूबेदार नियुक्त किया। 1772 में मुगल साम्राज्य ने अवध का सूबेदार नियुक्त किया तथा अवध का संस्थापक सआदत खां था तथा 1772 के अंदर यहां अपना अवध साम्राज्य के अंदर अपना एक सूबेदार नियुक्त किया था। किसको? सआदत खां को नियुक्त किया था। तथा इसी सआदत खां ने जब मुगल साम्राज्य पतनोन्मुख की ओर हो रहा था, इसका फायदा उठाते हुए जहां जिस सूबे में इसको सूबेदार नियुक्त किया गया था, वहीं एक अवध जो नई एक राज्य के रूप में इसने स्थापना की। फिर अब देखो, हैदराबाद नया राज्य उत्पन्न हुआ। तीसरा कौन सा है? अवध। अवध के बाद में जो तीसरा पॉइंट है, अब बंगाल। अब देखो, पहले हैदराबाद साम्राज्य ने अपनी स्वतंत्र स्थापना कर ली, उसके बाद में अवध अपने सआदत खां के रूप में यानी जो सूबेदार था उन्होंने यहां आक्रमण किया तथा अपनी स्वतंत्र स्थापना कर दी। उसके बाद में बंगाल। अब देखो, जो बंगाल राज्य था ये पहले मुगलों के अधीन था, लेकिन मुगलों के अधीन के बाद में जैसे जैसे भारत के अंदर यूरोपीय जातियां आई, इस बंगाल राज्य जो धन संपन्न, उस समय भारत का सबसे अच्छा जो साम्राज्य था वो बंगाल था। और बंगाल में स्वतंत्र राज्य की स्थापना करने का श्रेय मुर्शिद कुली खां नाम का एक व्यक्ति था। कौन? मुर्शिद कुली खां। मुर्शिद कुली खां का एक नाम का एक व्यक्ति था जिन्होंने बंगाल के अंदर स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। किसने? बंगाल के अंदर स्वतंत्र राज्य की स्थापना करने वाला, बंगाल राज्य के अंदर स्वतंत्र राज्य की, बंगाल के अंदर स्वतंत्र राज्य की स्थापना करने वाला व्यक्ति कौन था? मुर्शिद कुली खां। यानी बंगाल के अंदर स्वतंत्र राज्य की स्थापना करने वाला व्यक्ति कौन था? मुर्शिद कुली खां। तथा 1813 में मुगल सम्राट फर्रुखसियर ने मुर्शिद कुली खां को बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया। अब देखो, मुर्शिद कुली खां था, मुर्शिद जो कुली खां 1713 के अंदर बंगाल जो राज्य के स्वतंत्र संस्थापक तो कौन था? मुर्शिद कुली खां। लेकिन मुगल साम्राज्य के अंतर्गत ये अधीन हुआ करता था मुगलों के, और इस मुर्शिद कुली खां को 1713 के अंदर फर्रुखसियर ने वहां का सूबेदार नियुक्त किया था। बंगाल राज्य के अंदर 1713 के अंदर, यानी यहां भारत दिल्ली की गद्दी पर उस समय कौन सा मुगल बादशाह आसीन था? फर्रुखसियर ने बंगाल राज्य के अंदर अपना एक सूबेदार नियुक्त किया जिसका नाम क्या था? मुर्शिद कुली खां। इसी मुर्शिद कुली खां ने जैसे ही मुगलों का पतनोन्मुख प्रारंभ हुआ, इसी मुर्शिद कुली खां ने फर्रुखसियर का जो साम्राज्य सूबेदार था, यानी फर्रुखसियर का जो सूबा था बंगाल, इसी यानी जो बंगाल सूबा था, इस बंगाल सूबे को स्वतंत्र करवाया। किसने? मुर्शिद कुली खां ने स्वतंत्र करवाया तथा एक नए स्वतंत्र राज्य के रूप में बंगाल का उद्भव हुआ। तो पहला ही पॉइंट था मुगलों का पतनोन्मुख होना, दूसरा भारत के अंदर नादिर शाह का आक्रमण होना, तीसरा जो उत्तराधिकारी राज्यों का उत्थान था। इन उत्तराधिकारी राज्यों के अंदर कौन कौन से राज्य उभर कर आए? हैदराबाद स्वतंत्र राज्य हैदराबाद, दूसरा अवध और तीसरा बंगाल। में चौथा जो हमारा पॉइंट है वो है जाटों का संघर्ष। जाटों का संघर्ष। अब देखो, ये जो जाट जाति थी यानी जाटों का संघर्ष, उस समय ये मथुरा यानी जो पूर्वी भारत है, मथुरा, आगरा तथा भरतपुर
मथुरा, आगरा तथा भरतपुर के आसपास के क्षेत्र में जाटों ने भी मुगलों की जो उत्तराधिकारी यानी जो संघर्ष था उसका फायदा उठाते हुए जाटों ने भी अपनी स्वतंत्र स्थापना के लिए संघर्ष शुरू कर दिया। मथुरा, आगरा तथा भरतपुर। भरतपुर साम्राज्य है, भरतपुर साम्राज्य के अंदर जाटों का संस्थापक, भरतपुर साम्राज्य के अंदर जाटों का संस्थापक, भरतपुर साम्राज्य के अंदर जाटों का संस्थापक बदन सिंह था। कौन? बदन सिंह था। वास्तविक संस्थापक, वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है? बदन सिंह को। यानी भरतपुर के अंदर जाटों का वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है? बदन सिंह को। बदन सिंह ने अपने शासनकाल में जैसे ही स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर ली तो बदन सिंह ने कुछ किलों का निर्माण करवाया। यानी बदन सिंह ने कुछ किलों का निर्माण करवाया, जिसमें पहला था डीग, दूसरा कुम्हेर, डीग कुम्हेर, और उसके बाद में भरतपुर का किला तथा थून का किला, थून के किले का निर्माण करवाया। किसके? थून के किले का। पहला पॉइंट कौन था? राजनीतिक स्थिति के अंदर हमारा पहला हमने जो पॉइंट पढ़ा था वो था मुगलों का पतनोन्मुख होना। दूसरा पॉइंट था जाटों का संग, ये दूसरा पॉइंट था नादिर शाह का भारत पर आक्रमण। तीसरा यानी जब मुगल साम्राज्य यानी पतन की ओर जा रहा था उस समय जो क्षेत्रीय शक्तियां मुगलों द्वारा ही, जिस तरह बंगाल, हैदराबाद, अवध, इनके अंदर अपने सूबेदार जो नियुक्त किए गए थे, इन्हीं सूबेदारों ने मुगलों के शासकों से संघर्ष करके अपने साम्राज्यों को स्वतंत्र घोषित कर लिया। फिर चौथा जो पॉइंट था वो है जाटों का संघर्ष। पॉइंट नंबर 5 क्या है? सिखों का संघर्ष। अब देखो, जब सिखों का संघर्ष आरंभ हो गया था, क्यों? क्योंकि पहले 1707 से पहले औरंगजेब का शासनकाल था, और औरंगजेब की जैसे ही 1707 के अंदर औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, 1707 के अंदर औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, उसी समय 1708 के अंदर ही औरंगजेब की मृत्यु के साथ ही सिखों ने अपना पुनः एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना करने के लिए संघर्ष शुरू कर दिया था। 1708 के अंदर ही गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हो जाती है। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हो गई। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु होने के बाद में सिखों ने मुगलों से संघर्ष जारी रखा। यानी जैसे ही 1708 के अंदर गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हो जाती है, फिर भी मृत्यु होने के बाद में भी मुगलों यानी जो गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हो जाती है 1708 में, उसके बाद में भी सिखों ने अपना मुगलों के साथ में अपना संघर्ष जारी रखा। तो यानी 1700 सीधी सी कहने की बात यह है भी 1708 के अंदर जब मुगल साम्राज्य पतन की ओर जा रहा था, उसी समय गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हो जाती है 1708 में। इस मृत्यु के बाद में, गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद में सिखों ने हमेशा ही मुगलों का विरोध किया, लेकिन फिर भी अपना संघर्ष जारी रखा। लेकिन मुगलों ने अनेक प्रकार से अत्याचार किए सिखों पर, लेकिन फिर भी अब 5 पॉइंट हम पढ़ चुके हैं। छठा पॉइंट है मराठों का संघर्ष। यानी कैसे भारत के अंदर यूरोपीय जातियों का आगमन हुआ और कैसे, क्योंकि 1615 में सर टॉमस रो भारत के अंदर व्यापार करने के इरादे से आया था, लेकिन यहाँ भारत की आर्थिक स्थिति को देखकर यहाँ ही अपनी कंपनियां स्थापित करने के लिए शुरू हो गया। तो उसके बाद में इन लोगों, दक्षिणी भारत के अंदर एक जाति थी जो थी मराठा। इन मराठों ने भी अंग्रेजों के साथ में अपने संघर्ष स्थापित किए। 1707 से लेकर 1749 तक इनके यानी जो पेशवा थे, यानी मराठा जो राजा थे उनके पेशवा यानी जो मंत्री थे, उन्होंने अंग्रेजों के साथ में अपना संघर्ष प्रारंभ किया। इन संघर्षों में पहला था बालाजी विश्वनाथ, दूसरा था बाजीराव फर्स्ट। यानी मराठों का संघर्ष 1707 से 1749 तक रहा। पेशवा का मतलब क्या होता है? गोद लिया गया। पेशवा का मतलब क्या होता है? अपनी यानी जो अपना वंशज थे वो गोद लेके। तो इसमें पहला बालाजी विश्वनाथ, फिर बाजीराव, यानी ये अग नए पेशवा बनकर मुगलों से लोहा लेते रहे। यूरोपीय जातियां जब भारत के अंदर आई उस समय भारत की राजनीतिक स्थिति कैसी थी? तो पहला हमने जो पॉइंट पढ़ा था वो था मुगलों का पतन होना।
यानी कैसे 1707 के अंदर औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है और औरंगजेब की मृत्यु के बाद में मोहम्मद शाह हैं, जहांदर शाह हैं, फर्रुख सियर, ये सभी शासक अयोग्य साबित हुए। लेकिन मोहम्मद शाह ने 1719 से लेकर 43 तक शासन तो किया था, लेकिन वो भी मुगलों के पतन को नहीं रोक पाया था। तो पहला पॉइंट क्या है, मुगलों का पतन। दूसरा जो भारत की स्थिति थी उसमें है नादिर शाह का भारत पर आक्रमण। तीसरा पॉइंट था क्षेत्रीय शक्तियों में उत्तराधिकारी राज्य का उत्थान। में चौथा जो पॉइंट था वो था जाटों का संघर्ष। पांचवा हमारा जो राजनीतिक स्थिति थी भारत की उसके अंदर था सिखों का संघर्ष। और छठा जो हमारा पॉइंट है मराठों का संघर्ष। कैसे अंग्रेजों का मराठों ने संघर्ष किया और उसमें पेशवा बालाजी विश्वनाथ, पेशवा बालाजी, बाजीराव प्रथम, बाजीराव सेकंड इन्होंने। और अब ये जो प्रश्न भारत की राजनीतिक स्थिति प्रश्न का निष्कर्ष क्या निकालते हैं, निष्कर्ष। यानी अंग्रेजों के आगमन के समय भारत की जो राजनीतिक स्थिति थी वो बहुत ही शोचनीय हालात में थी, यानी सोचने योग्य थी, शोचनीय हालात, बर्बरता की हालात में थी, बर्बरता की हालात में थी। इस कारण बर्बरता क्यों, क्योंकि यहाँ अंग्रेजों का सामना करने वाला ऐसा कोई योग्य व्यक्ति नहीं बचा। इस कारण अंग्रेज भारत के अंदर आए और अनेक तरह की भारत के अंदर यूरोपीय जातियां, जिस तरह जैसे जैसे पहले सर्वप्रथम आने वाले जैसे पुर्तगाली आए, पुर्तगालियों को यहाँ अच्छा व्यापार मिलने लगा। उसके बाद में डच के बाद में अंग्रेज आए, फिर फ्रांसीसी आए। इस कारण यानी अंग्रेजों के आगमन के समय राजनीतिक स्थिति शोचनीय थी। उस समय संपूर्ण भारत, यानी जो उस समय जब अंग्रेजों का आगमन हुआ था उस समय जो भारत का संपूर्ण हमारा जो भारत था उसकी अस्थिरता तथा अनिश्चितता की स्थिति थी उस समय। यानी अस्थिरता तथा अनिश्चितता की स्थिति थी, अनिश्चितता की स्थिति थी। यानी तो ये कह सकते हैं कि भारत के अंदर जब यूरोपीय जातियां आई उस समय मुगल साम्राज्य आपसी संघर्ष में इधर उधर भटक रहा था, तभी यानी यहाँ की जो जड़ें कमजोर हुई, इन्हीं जड़ों का फायदा उठाते हुए भारत के अंदर यूरोपीय शक्तियां आई और इन्हीं यूरोपीय शक्तियों ने भारत की जो आर्थिक स्थिति थी वो अस्थिरता एवं अनिश्चितता के गर्त में धकेल दी। धन्यवाद।